तो जी कल मैं अपने दोस्तों से मिलने गया और वहां पे मेरे दो दोस्त आपस में लड़ गए। किस बात पे? मोदी सही है या नहीं से भी ज्यादा खतरनाक बात पे, बिटकॉइन सही है या नहीं। अब उन दोनों की लड़ाई सुन के बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठे और वो बहुत सारे सवाल इन्वेस्टर के मन में भी उठते होंगे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिसर्च करके एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन से जुड़े हुए बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब। साल 2008 इकोनॉमिक रिसेशन आया और उसमें लेमन ब्रदर्स जैसा बड़ा बैंक डूब गया और साथ ही डूब गए बहुत सारे लोगों के पैसे। फिर आता है साल 2009 और उसमें बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बिटकॉइन की जो उस वक्त कीमत होती है वो होती है बिल्कुल जीरो के बराबर। और फिर आता है जुलाई 2010, अचानक से बिटकॉइन की जो कीमत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। उससे पहले बिटकॉइन की कीमत होती है $0.008 US और जुलाई 2010 में यह हो जाती है $0.08 US। यानी अगर 2010 के हिसाब से देखें तो उस वक्त 4-5 रुपए का एक बिटकॉइन आ जाता था बड़े आराम से। फिर उसके बाद अगर आज की कीमत देखें तो एक बिटकॉइन की कीमत है 21 लाख से भी ज्यादा। अगर हम आज से केवल 20 दिन पीछे जाएं तो 11 दिसंबर को बिटकॉइन की जो कीमत थी वो 13.5 लाख के आसपास थी और आज ये 21 लाख से ज्यादा है। तो लगभग 7 लाख का जो मुनाफा है वो केवल 20 दिन में मिल चुका है। और अब मानो किसी ने 100 बिटकॉइन 2009 में 500 रुपए के लिए होते तो आज वो 21 करोड़ का मालिक होता। या फिर किसी ने एक बिटकॉइन आज से 20 दिन पहले लिया होता तो उसने 20 दिन में 7 लाख रुपए कमा लिए होते। लेकिन अब सवाल ये कि भाई 21 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए लाए कहां से एक बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो चलिए छोड़िए बिटकॉइन क्यों ही खरीदें। तो भैया आप बिटकॉइन को पूरा खरीदो, ये जरूरी नहीं है, 1-2 चम्मच में भी काम चल सकता है। मतलब 100 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो बिटकॉइन के ऊपर तो वो भी आप कर सकते हो। और इसके लिए आप कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप ये ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड वहां से कर सकते हो, पिन कमेंट में भी ये लिंक है। लेकिन क्या केवल लालच के आधार पर हम बिटकॉइन को खरीद लें या क्रिप्टो करेंसी को खरीद लें? तो भैया ऐसा बिल्कुल मत करो। इसका प्रोज कॉन्स सब कुछ जानो और साथ ही साथ इसका इतिहास भी जानो। थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। तो जी साल 2008 अक्टूबर का महीना एक पेपर रिलीज होता है और उस पेपर को पढ़ने से हमें बिटकॉइन के बारे में पता चल जाता है कि ये बेसिकली है क्या। तो इसके फाउंडर लिखते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होगी और इसको एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी आज की कंडीशन में अगर आप किसी को पैसे देते हो, आप कुछ खरीदते हो तो उसको आप पैसे देते हो या तो आप कैश के फॉर्म में देते हो या फिर आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में देते हो। अब डिजिटल फॉर्मेट में आप बैंक का प्रत्यक्ष रूप से यूज कर रहे हो और कैश के फॉर्म में अगर दे रहे हो तो उसको भी आप बैंक से ही या एटीएम से ही निकाल रहे हो। तो कैश भी अगर आप दे रहे हो तो उसका परोक्ष रूप से आप बैंक का यूज कर रहे हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन को अगर आप एक आदमी से दूसरे आदमी को देना चाहते हो तो इसमें आपको किसी बैंक की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। और अगर इसको भारत की दृष्टि से देखें तो ये केवल एक डिजिटल एसेट है जिस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। आप कोई भी करेंसी देखते हैं भारत में या किसी भी देश में, उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, जिसका मतलब यह होता है कि उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है या फिर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है। कॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता, इससे क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आज की अगर परिदृष्टि में देखें तो पूरी दुनिया में हर एक देश की अपनी अलग करेंसी है। अब ये जो करेंसी है, सपोज करो ये कोई एक करेंसी सेलेक्ट करें और वो करेंसी पूरे ग्लोब में चले और पूरी जगह पर उस एक करेंसी की वैल्यू हो और सेम वैल्यू हो। तो बिटकॉइन भी वही है कि वो पूरे ग्लोब में एक तरह, एक ही तरीके से काम करता है, एक ही वैल्यू पर होल्ड करता है। अब किसी भी बैंक का इनके ऊपर कोई होल्ड नहीं होता है तो इसके कुछ प्रोज भी हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हैं।
अगर प्रोज की बात करें तो फायदा यह है कि हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली पर, हमें अपनी सरकार के ऊपर ट्रस्ट होता है। और जैसे कि हम यस बैंक की बात करें, वहां पर घोटाला हुआ था और घोटाले में बहुत सारे लोगों को इनिशियली कोई मनी नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में उनको उनकी मनी जो है वो मिल गई। तो यहां पर सरकार ने बहुत अहम रोल अदा किया, बैंकिंग प्रणाली ने और आरबीआई ने बहुत अहम रोल अदा किया था, और जिससे कस्टमर को इवेंचुअली उसका पैसा वापस मिल गया था। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर भारत में कोई बैंक या फिर दुनिया में कोई बैंक डूब जाए तो जो यूजर है, जो कस्टमर है, उसको सारा पैसा उसका वापस मिल जाएगा। एक मिनिमम गारंटी होती है हर एक देश की अपनी अपनी, और उतनी मिनिमम गारंटी वैल्यू ही उसको वापस मिल सकती है इन केस बैंक पूरी तरीके से डूब जाता है और उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, इस तरीके के फ्रॉड से बिटकॉइंस के थ्रू बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और ये सॉफ्टवेयर पर आधारित सारा खेल होता है। लेकिन फिर इसके अपने नुकसान हो जाते हैं। इसके अपने नुकसान क्या हो जाते हैं? इसके अपने नुकसान ये होते हैं कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है ही नहीं, तो ड्रग्स, हथियार, इस तरीके की चीजों को खरीदने के लिए बिटकॉइन का यूज होने लगता है। पर अब ये सब चीजें तो आप कैश देकर भी खरीद सकते हैं, लेकिन कैश को जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं वो फिर भी ट्रैक कर सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रॉड यहां पर नहीं हो सकता है, तो फ्रॉड भाई यहां पर भी हो सकता है। गेन बिटकॉइन नाम की एक कंपनी खुली थी जिसमें लगभग 2-3 हजार करोड़ का पूरा स्कैम कर दिया गया था। उसके बाद उस बंदे को पकड़ा भी गया था। तो यहां पर हमें अपनी सतर्कता बरतनी जरूरी हो जाती है। अब अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसको 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला ये कि भाई अगर आप 5 भाई साबुन भी खरीदने जा रहे हो तो उसको बिटकॉइन में पेमेंट दो दुकानदार को और 5 भाई साबुन लेके आ जाओ। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि एक ट्रांजैक्शन को होने में, कंप्लीट होने में 10 मिनट तक का समय लग जाता है। अब आप एक 5 भाई साबुन लेने के लिए 10 मिनट वेट करोगे तो भाई कैसे चलेगा ऐसे? तो ये वाला जो मामला है ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है अभी के लिए। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जैसे आप शेयर खरीदते हो उसी तरीके से आप अपनी नॉर्मल करेंसी से बिटकॉइन खरीदते हो। और आज की डेट में जो प्रीडोमिनेंट यूज है बिटकॉइंस का या फिर क्रिप्टो करेंसी का, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है? तो हाँ, अगर अफवाहों की मानी जाए तो बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन है, मगर ये केवल अफवाहें और अफवाहें सच नहीं हुआ करती। आरबीआई ने साल 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को और बिटकॉइंस को बैंकिंग प्रणाली में इन्वॉल्व ना किया जाए। बैंकिंग प्रणाली में इन्वॉल्व ना किया जाए और बैन है, ये 2 बहुत अलग अलग बातें हैं। फिर साल 2018 में ही इस सर्कुलर को आरबीआई के चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि ये जो सर्कुलर आरबीआई ने जारी किया है ये भारत के संविधान के खिलाफ है। अब कोई भी इस तरीके का बैन बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं है। और अगर इस तरीके की ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो कॉइन स्विच कुबेर नाम की एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, इंडियन रुपीज में खरीद सकते हैं और 100 रुपए से इस तरीके की ट्रेडिंग चालू हो सकती है। लेकिन आप अपने पैसे को बेहद सावधानी पूर्वक मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए तभी इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ हमें फॉलो कीजिए हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।